वैसे तो वो इतनी तेजी से गेहूं काट रहा था जैसे अनाज बर्बाद कर रहा हो, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने सीनियर से आगे निकल सके। लेकिन उसका सीनियर एक सीधा साधा इंसान था जिसमें आगे निकलने की कोई होड़ नहीं थी, और नहीं उसे इन सब बातों से फर्क पड़ता था। उसने अपने जूनियर की चालाकी तो नहीं पकड़ी, बल्कि उसे उस बर्बाद होते अनाज पर तरस आ रहा था। इसलिए वो फिर से नीचे झुका और चुपचाप अपने जूनियर के पीछे पीछे उस अनाज को दोबारा समेटने लगा। मास्टर ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपना चालाक छोटा स्टूडेंट ही ज्यादा पसंद था। जूनियर की ये चालाकी काम कर गई, और इसके बाद मास्टर जब भी किसी काम से जाते तो सिर्फ जूनियर को ही अपने साथ ले जाते। वहीं दूसरी तरफ डेविड सिर्फ उन्हें जाते हुए देखता रहता। वो घर पर दिन रात मेहनत करता, जो काफी दुख की बात थी। उसे मास्टर की पत्नी के साथ खेतों में काम करना पड़ता, या फिर कड़ी धूप में नदी किनारे सांस लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ती। अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता तो उसे घर पर खाना नहीं मिलता था, और कभी कभी तो भारी बारिश में भीगकर उसका बुरा हाल हो जाता था। क्या ईमानदार होने का मतलब हमेशा दबकर रहना और ताने सुनना है? कई सालों बाद जब मास्टर अपने बिस्तर पर बीमार पड़े थे, तब जाकर डेविड को समझ आया कि मास्टर के इरादे क्या थे और असली मेहनत क्या होती है। डेविड उस गर्मी के मौसम को कभी नहीं भूल पाएगा। जुलाई अगस्त का वो महीना जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म था, सिर पर चिलचिलाती धूप ऐसे पड़ रही थी जैसे इंसान को सुखा कर रख देगी। छोटा डेविड ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके पिता उसे जबरदस्ती पहाड़ों और नदियों के पार मास्टर के पास ले गए। मास्टर जॉन को घर पर देखकर उसके पिता ने तुरंत अपनी जेब से लाया हुआ सामान निकाला और उन्हें सलाम किया। क्या हुआ? मास्टर जॉन के सामने उसके पिता मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े और उनकी सारी मुस्कान गायब हो गई। तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? जाओ और मास्टर जॉन के पैर छुओ। पैर छू? किसके पैर? वो मेरे पैर क्यों छुएगा? मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसके पैर हर कोई छूता फिरे। मास्टर जॉन के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि दूर दूर से बहुत से लोग उनसे ये म्यूजिक सीखना चाहते थे। वही डेविड के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और उसकी नजर सिर्फ पिता के सिर से बहते खून पर थी। लेकिन पिता के लिए ये काम ज्यादा जरूरी था, तो उन्होंने बिना परवाह किए अपनी सिगरेट उठाई, लेकिन वो गंदे पानी में पूरी तरह भीग चुकी थी। गनीमत है कि मास्टर जॉन ने बात को संभाल लिया। इसके बाद पिता ने आगे बढ़कर उनकी पाइप जलाई और उन्हें बताया कि वो अपने चचेरे भाई, जो कि गांव का मुखिया है, उसके कहने पर आए हैं। पिछले महीने की 15 तारीख को ये 13 साल का हो गया है। क्या आपको हमारे नियम पता है? 13 साल एक उम्र होती है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये बच्चा देखने में 13 साल का तो नहीं लगता। ये तो अभी बिल्कुल बच्चा है। 10 साल की उम्र से ही इसका चेहरा ऐसा ही है, ये बड़ा ही नहीं लग रहा। उन्हें लगा कि मुखिया की सिफारिश की वजह से मास्टर जॉन डेविड को अपना स्टूडेंट बना लेंगे, लेकिन नियम तो नियम है। मास्टर की पत्नी ने एक मग पानी और एक लंबी नरकट की लकड़ी लाकर दी। मास्टर जॉन ने कहा कि इसे एक ही सांस में मग का पानी खींचना होगा और बीच में सांस बिल्कुल नहीं लेनी है, वरना ये साबित हो जाएगा कि इस बच्चे में टैलेंट की कमी है और वो ये म्यूजिक नहीं सीख सकता। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, तो डेविड को मजबूरन कोशिश करनी पड़ी। खींचो, जल्दी खींचो, बस थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा और खींचते रहो, पानी खत्म होने वाला है, पूरी ताकत लगाओ। लेकिन अफसोस, बिल्कुल आखिरी पल में डेविड की ताकत जवाब दे गई और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसे होश में आने में काफी समय लग गया। वहाँ का माहौल अचानक से काफी अजीब हो गया था। पिता ने आखिरी बार मास्टर जॉन से विनती करने की सोची। इसकी सांस कमजोर है, वो ये काम नहीं कर पाएगा। अरे मुझ में तो बहुत दम है। जब मैं अपनी बेटी को खाने के लिए बुलाता हूँ तो पूरा गांव मेरी आवाज सुनता है। जब पिता ने देखा कि मास्टर जॉन पर कोई असर नहीं हो रहा है और फिर जमीन पर पड़े अपने बेटे को देखा, तो पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने वो पानी का मग उठाया और डेविड की तरफ बढ़े। वो उसे बिना किसी रहम के बहुत बुरी तरह पीटने लगे। हैरानी की बात तो ये थी कि मास्टर जॉन ने तब भी कुछ नहीं कहा, इसलिए पिता ने पत्थर दिल होकर उसे पीटना जारी रखा, जैसे कि अगर आज काम नहीं बना तो वो अपने बेटे की जान ही ले लेंगे। खुशकिस्मती से अंत में पिता का ये इमोशनल ड्रामा मास्टर जॉन पर काम कर गया, लेकिन तब तक पिता की आंखों में आंसू आ चुके थे। असल में डेविड के पिता का बचपन से ही सपना था कि वो ये म्यूजिक बजाना सीखें, लेकिन जब किसी मास्टर ने उन्हें नहीं सिखाया तो उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें अपने इकलौते बेटे डेविड पर लगा दी। डेविड को ये सब जबरदस्ती करना पड़ा, इसलिए वो अपने पिता से बहुत नफरत करने लगा था। अपने पिता को वापस जाते हुए देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी पेड़ ने उसका साया छीन लिया हो, और वो नफरत अचानक से एक गहरे प्यार में बदल गई। इसके बाद डेविड को काफी लंबे समय तक मास्टर के घर पर ही रहना था। खैर, डेविड के लिए ये कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि मास्टर जॉन उस इलाके के सबसे मशहूर उस्ताद थे। उनके अंडर सीखना मतलब एक बार काम सीख लेने के बाद डेविड अपनी पूरी जिंदगी आराम से कमा कर खा सकता था और उसे कभी भी पैसों की टेंशन नहीं होती। हालांकि शुरुआत में उसे काफी परेशानी हुई। हर दिन डेविड मास्टर की पत्नी की मदद करने के अलावा उसका सबसे अहम काम होता था नदी किनारे जाना और फिर मास्टर से वो नरकट की लकड़ी लेना। चलो इस नदी के पानी को ऊपर खींचो। मेरी बात याद रखना। डेविड को नहीं पता था कि ये सब करने का क्या मतलब है। बस मास्टर ने कहा था कि उसे इस लकड़ी से नदी के पानी को अपने मुंह में खींचना है, और सबसे जरूरी बात यह थी कि पानी खींचने के बाद ही उसे घर जाकर खाना नसीब होगा। दोपहर का समय था और धूप बहुत तेज थी। तेज धूप की वजह से पसीना बह रहा था और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसके पास सिर्फ सिर झुकाकर पानी खींचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये तो साफ था कि मास्टर का दिया हुआ काम इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला था। पूरी दोपहर बीत गई। डेविड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो नदी के पानी को थोड़ा सा भी नहीं खींच पाया। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। भूख की वजह से डेविड की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो आखिरकार घर लौट आया। मास्टर को उससे काफी उम्मीदें थी। डेविड ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिला दिया। डेविड की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मास्टर की पत्नी डेविड के लिए खाना लेकर आई, लेकिन मास्टर ने तुरंत वो खाना छीन लिया और उसमें से आधे से ज्यादा खाना निकाल लिया। ये डेविड को उसका काम पूरा न करने की सजा मिल रही थी। जब मैं अपने समय में काम सीख रहा था तो मुझे 3 दिनों तक खाना नहीं मिला था। रात को मास्टर की पत्नी छुपकर डेविड के कमरे में आई। उनके हाथ में 2 बड़े बड़े शकरकंद थे। उन्होंने डेविड के आंसू पोंछे और कहा कि ये म्यूजिक सीखना कोई आसान काम नहीं है। मास्टर अगर इतने सख्त है तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। डेविड को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि मास्टर की पत्नी बहुत अच्छी है और उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी शकरकंद खाना शुरू कर दिया। इसके बाद से
रोज सुबह होते ही डेविड नदी किनारे पहुंच जाता। वो गांव के किसानों से भी पहले उठ जाता था ताकि वो अपना म्यूजिक सीखने का पहला कदम पूरा कर सके। मुझे नहीं सीखना ये म्यूजिक, ये तो नाई और नाटक करने वालों का काम है जो अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। डेविड ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत से पानी खींचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार अचानक से उसके मुंह में ठंडा पानी आ जाएगा। डेविड को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सच में उस नदी के पानी को खींच लिया था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मछलियां और पक्षी भी डेविड की इस कामयाबी पर खुशी मना रहे हों। डेविड अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो खुशी से घर भागा और मास्टर को ये खुशखबरी दी, लेकिन मास्टर को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने आराम से एक नई नरकट की लकड़ी निकाली, उसे थोड़ा साफ किया और डेविड को दे दिया। जाओ अब इससे प्रैक्टिस करो। डेविड ने सिर उठाकर देखा तो ये लकड़ी उससे भी काफी लंबी थी। आसमान में बादल गरजने लगे थे। डेविड के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो घुटनों के बल बैठा और पानी खींचने लगा। तभी तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन उस दिन पिता की मार के सामने ये बारिश बहुत मामूली लग रही थी। बारिश के बीच से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। असल में वो मास्टर और उनकी पत्नी थे। उन्हें डर था कि कहीं डेविड नदी के तेज बहाव में बह न जाए और उन्हें ये भी चिंता थी कि कहीं बारिश में भीगने से वो बीमार न पड़ जाए। उनका प्यार साफ नजर आ रहा था। जब डेविड की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की के बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। उसी की उम्र का एक लड़का पता नहीं कब से आंगन में खड़ा होकर एक पंख को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसमें बहुत ताकत है। उसका नाम सैम था और वो भी यहाँ काम सीखने आया था। मास्टर ने उससे कहा कि एक घूंट पानी पीकर सामने रखे लकड़ी के बोर्ड पर थूके। थोड़ा पीछे जाओ। और पीछे सैम का टैलेंट देखकर डेविड भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन मास्टर थोड़े परेशान लग रहे थे क्योंकि नियम के मुताबिक वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को रख सकते थे। डेविड को रखने की वजह सिर्फ एक चालाकी थी, जबकि सैम में असली टैलेंट था। थोड़ी देर सोचने के बाद मास्टर ने सैम को भी रख लिया। डेविड को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वो बस इसलिए खुश था कि अब से उसका कोई साथी होगा। वो रात को एक ही बिस्तर पर सोते थे और फिर सुबह होने से पहले नदी किनारे सांस लेने की प्रैक्टिस करने चले जाते थे। कभी कभी उन्हें मास्टर और उनकी पत्नी की गेहूं काटने में भी मदद करनी पड़ती थी, लेकिन सैम हमेशा कुछ न कुछ चालाकी करता था और अपने टैलेंट की वजह से सैम ने जल्द ही मास्टर का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद से जब भी काम होता तो मास्टर सिर्फ सैम को ही अपने साथ लेकर जाते थे। डेविड को घर पर ही रहना पड़ता था। उसे न सिर्फ दिन भर पानी खींचने की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, बल्कि मास्टर की पत्नी के साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। इन 2 महीनों में मास्टर ने अपनी टीम के साथ कई बार बाहर जाकर काम किया और लगभग पूरे शहर में अपना नाम कमाया। डेविड को इससे पहले इतना दुख कभी नहीं हुआ था। उसे पहली बार लगा कि यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मास्टर की पत्नी जानती थी कि दुखी होने पर बच्चों को घर की बहुत याद आती है, इसलिए उन्होंने डेविड को 2 दिन की छुट्टी दे दी। डेविड बिना रुके सीधा अपने घर गया। उसकी माँ और बहन उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन पिता ने जब सुना कि मास्टर ने उसे घर भेजा है तो वो परेशान हो गए। मास्टर ने डेविड को घर क्यों भेजा? ये तो साफ है कि खराब प्रदर्शन की वजह से उसे निकाल दिया गया है। पिता बहुत निराश थे। ऐसा लग रहा था कि डेविड की इन दिनों की सारी मेहनत बेकार गई, लेकिन शुक्र है कि मास्टर की उस बात में अभी और भी कुछ बाकी था। मास्टर ने कहा कि मुझे जल्दी जाकर जल्दी वापस आना चाहिए। सच में? हाँ, जल्दी जाना और जल्दी आना। डेविड की बातों ने परिवार में फिर से उम्मीद जगा दी। उसे आज भी याद है कि बचपन में जब मौसम बहुत गर्म होता था और नींद नहीं आती थी तो हर कोई आंगन या छत पर जमीन पर सोता था। माँ बिना थके हाथ वाले पंखे से बच्चों के लिए मच्छर भगाती और हवा करती थी। बातों बातों में डेविड अपने सीखे हुए शहनाई के हुनर को दिखाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पिता को भी इसकी अच्छी खासी समझ है। आमतौर पर शहनाई बजाने वालों की मंडली को 4 या 8 में बांटा जाता है, यानी कि 4 लोग या 8 लोग। जितने ज्यादा लोग होंगे कीमत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए आम लोग सिर्फ 4 लोगों को बुलाते हैं। केवल कुछ अमीर परिवार ही 8 को बुला सकते हैं और 8 की मंडली से भी ऊपर होता है मशहूर 100 पक्षियों का गीत। ये धुन शहनाई बजाने वाले की सबसे बड़ी खूबी होती है। कहते हैं कि हर पीढ़ी में ये सिर्फ एक ही शिष्य को सिखाई जाती है। उस इंसान में टैलेंट के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। अगर कोई इसे सीख ले तो समझो उसने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया और इसमें कोई शक नहीं है। मास्टर जो ने पहले 7-8 शिष्य बनाए थे, लेकिन कोई भी इसे नहीं सीख पाया और 100 पक्षियों का गीत केवल अंतिम संस्कार में बजाया जाता है। जिसके लिए ये बजता है उसका जीते जी बहुत नाम होना चाहिए, वरना चाहे कितने भी पैसे दे दो इसे बजाने वाले नहीं आते। वापस आकर मैं तुम्हें और माँ को ये बजाकर सुनाऊंगा। अगले दिन मास्टर ने सैम को भी छुट्टी दे दी थी। वो डेविड से मिलने घर आया और डेविड की बहन के साथ तीनों ने दिन में झूला झूला और रात में जुगनू पकड़े। इस तरह उनका छोटा लेकिन मजेदार हॉलिडे जल्द ही बीत गया। एक दिन मास्टर ऊपर से एक धूल भरा लेदर का सूटकेस नीचे लाए। खोलने पर उसमें कई तरह की बहुत पुरानी शहनाइयां रखी थी। मास्टर ने उनमें से एक निकाली और बताया कि ये पुराने जमाने के राजाओं के समय की शहनाई है, जिसे उनके गुरु के भी परदादा ने सौंपा था। ये लगभग सैकड़ों साल पुरानी है। मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके में आपको ऐसी दूसरी नहीं मिलेगी। और आज मास्टर ने इसे आधिकारिक तौर पर सैम को सौंप दिया। अब से सैम को सिर्फ मास्टर से शहनाई सीखने पर ध्यान देना है और उसे खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। याद रखना, शहनाई होठों से हट सकती है लेकिन हाथों से नहीं। तुम्हें इसे बहुत संभाल कर रखना है। डेविड बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी शहनाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर अचानक सूटकेस बंद कर देंगे। वो पल ऐसा था मानो डेविड की हार का ऐलान हो गया हो। वो आंसू पोंछते हुए अपना सामान समेटने लगा। जब मास्टर को उस पर भरोसा ही नहीं था तो उसने घर जाने का फैसला किया। वापस जाने का रास्ता आते वक्त से ज्यादा भारी लग रहा था। जिस जगह से वो पहले बहुत डरता था अब वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा उसने पिता को पड़ोसी के सामने बड़ी बड़ी बातें करते सुना। डेविड की बात आते ही पिता को बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने जिंदगी भर शहनाई बजाने का सपना देखा पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब उनका बेटा मास्टर जो से सीख रहा है तो मानो उनका सपना सच हो गया और खानदान का नाम रोशन हो गया। बेटा उनसे आगे निकल गया है। वो शांत रहता है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा कि मास्टर,
उसे वो 100 पक्षियों वाला गीत बजाना सिखाने वाले हैं। 100 पक्षियों के गीत की बात सुनकर पड़ोसी भी काफी हैरान रह गए। पिछली बार ये धुन कई साल पहले सुनी गई थी, जब दूसरे गांव के मास्टर शॉन का निधन हुआ था। मास्टर जो ने कुर्सी पर बैठकर इसे बजाया था। मास्टर शॉन के रिश्तेदार और छात्र बड़ी संख्या में घुटनों के बल बैठे थे। वो नजारा बहुत ही शानदार था। 100 पक्षियों के गीत में पक्षियों की आवाज बिल्कुल असली लग रही थी। जब डेविड वापस आएगा तो मैं उसे तुम्हारे लिए बजाने को कहूंगा। अरे वाह, तब तो हमारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। तुम में काबिलियत है, तुम्हारा भी नाम होगा। लेकिन मुझे चिंता है कि क्या अपने डेविड में ऐसी किस्मत है या नहीं। तुम मानो या ना मानो, डेविड को मैं अपने बेटे पर पूरा भरोसा करता हूँ। पिता की बातों ने डेविड को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन साथ ही उसे एक नई हिम्मत भी मिली। उसने हिम्मत जुटाई और मास्टर के घर लौट आया। और मास्टर को भी पता था कि डेविड भाग गया था, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेज पर पहले से ही एक शहनाई रखी हुई थी। आज से डेविड भी साथ मिलकर शहनाई सीख सकता है। और वो शहनाई मास्टर के गुरु ने उन्हें दी थी, और मास्टर ने भी पहली बार उसी शहनाई को बजाया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। डेविड को अचानक याद आया कि गुरु माता ने बताया था कि उनके 2 बच्चे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से दोनों का बचपन में ही निधन हो गया था। इसलिए मास्टर के पास कोई संतान नहीं थी। और आज मास्टर और गुरु माता ने जो किया, उससे साफ था कि उन्होंने डेविड को अपना ही बेटा मान लिया था, और मास्टर भी अब उसके पिता समान हो गए थे। इसके बाद सैम और डेविड ने खेतों में काम करना काफी कम कर दिया। रोजाना वे मास्टर के साथ शहनाई बजाना सीखते थे। इसे सिर्फ जोर से बजाना ही काफी नहीं था, बल्कि जीभ और सांस का तालमेल और छेदों पर उंगलियों का चलना भी बहुत जरूरी होता है। मास्टर ने कुछ नहीं छुपाया और उन्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाई। पुरानी नरकट की पाइप अब पानी नहीं खींचती थी, उसकी जगह पानी से भी ज्यादा दमदार तकनीकों ने ले ली थी। अगर सिर्फ टैलेंट की बात करें तो डेविड शायद सैम जैसा नहीं था, लेकिन कड़ी मेहनत रंग लाई। पक्षियों की आवाज निकालने में डेविड कमाल का था। वो अक्सर असली पक्षियों को भी ऐसा चकमा देता कि वे जवाब देने लगते। मास्टर भी काफी खुश थे। उन्होंने दोनों से पूछा कि इस जंगल में कितने पक्षियों की आवाज आ रही है। सैम ने कुछ के नाम बताए, लेकिन डेविड ने उन सभी के नाम बता दिए। एक आवाज और है जो तुमने नहीं सुनी। वो एक ऐसा समय था जो मुश्किल जरूर था, लेकिन खुशियों से भरा था। रात में सारे शिष्य एक साथ बैठे थे। कल उन्हें एक काम पर जाना था। सबने जिद की कि दोनों नए शिष्य अपना हुनर दिखाएं। सैम सबसे पहले आगे आया और बड़ी आसानी से एक खुशनुमा धुन बजाने लगा। उसकी बुनियादी बातें बहुत पक्की थी और हाथ बहुत तेज चलते थे, जिसे देखकर बाकी शिष्य तालियां बजाने लगे। इससे डेविड, जो पहले से ही थोड़ा डरा हुआ था, घबरा गया कि अब वो क्या करे। ठीक उसी वक्त मास्टर ने आगे बढ़कर डेविड को बचाया और उसे वो करने को कहा जिसमें वो माहिर था, यानी पक्षियों की आवाज निकालना। सबको भेजने से पहले मास्टर ने अचानक कहा कि कल डेविड भी हमारे साथ काम पर चलेगा। आखिरकार डेविड को अब घर पर नहीं बैठना पड़ेगा। उस जमाने में एक शहनाई बजाने वाले की हैसियत बहुत बड़ी होती थी। बच्चे के जन्म से लेकर किसी बुजुर्ग के अंतिम संस्कार तक, शादियों, जश्नों, मेलों और नाटकों में हर जगह शहनाई बजती थी। इसलिए शहनाई वालों को बहुत इज्जत मिलती थी। सुबह सुबह मेजबान ने मास्टर को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। वो तो वाद्य यंत्र उठाने में भी मदद करने लगा, लेकिन मास्टर ने कहा था कि शहनाई होठों से हटती है, लेकिन हाथों से नहीं। और वैसे भी ये उसकी बड़ी मेहनत से मिली अनमोल चीज थी, जिसे डेविड बिल्कुल भी किसी और को नहीं देना चाहता था। अरे, शहनाई वाला अपना सामान खुद क्यों उठाएगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम इसे मुझे दे दो, रहने दीजिए, ये वैसे भी भारी नहीं है। अरे, उसे खुद ही ले जाने दो, कहीं वो तुम्हें ही ना घुमा दे। अंतिम संस्कार का माहौल हमेशा भारी और गंभीर होता है। परिवार वाले घुटनों के बल जमीन पर बैठे होते हैं। जैसे ही शहनाई बजती है, लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये साफ तौर पर एक अमीर परिवार था, जिन्होंने एक साथ 8 लोगों की मंडली को बुलाया था। ये सब पहली बार देख रहा डेविड अपनी आंखें फाड़े अपने मास्टर को ही घूर रहा था, जो मंडली के आगे थे। लेकिन सैम, जिसे इसकी आदत थी, उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक प्यारी सी लड़की पर जा टिकी। अचानक मेजबान ने मास्टर को पीने के लिए पूछा। फिर सभी लोग उनकी तरफ झुककर प्रणाम करने लगे। ये क्या हो रहा है? मास्टर जो, मेरे पिता जीते जी हमारे गांव के मुखिया थे और उन्होंने कई सालों तक ये काम किया। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। मास्टर जो, क्या आप हमारे लिए 100 पक्षियों का गीत बजाने की कृपा करेंगे? ऐसी हिम्मत देखकर डेविड घबराकर खड़ा हो गया, लेकिन मास्टर ने ना में सिर हिला दिया। मेजबान ने तुरंत कहा कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास्टर ने फिर मुस्कुराते हुए मना कर दिया। मेजबान ने चाहे जितनी मिन्नतें की, मृतक के सामने और गांव वालों के देखते हुए भी मास्टर ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि बात पैसों की नहीं थी। मजबूर होकर मेजबान को निराश होकर लौटना पड़ा। बाकी शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था मेजबान के बुजुर्ग मिस्टर क्लार्क की सच में बहुत इज्जत थी। फिर मास्टर क्यों नहीं मान रहे थे? असल में पहले गांव में स्मिथ, विल्सन, ब्राउन, टेलर और क्लार्क नाम के 5 परिवार रहते थे, लेकिन ये बुजुर्ग मिस्टर क्लार्क जब तक जिंदा रहे, उन्होंने बाकी सभी परिवारों को गांव से बाहर निकाल दिया था। इस वजह से क्लार्क परिवार गांव का सबसे बड़ा परिवार बन गया था। रात को जब सारे शिष्य एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब डेविड और सैम झोपड़ी में आराम करने चले गए। सैम ने कहा कि आज भीड़ में जो लड़की थी वो बहुत सुंदर थी और थोड़ी बहुत डेविड की बहन जैसी दिख रही थी। डेविड इतना थका हुआ था कि वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। किसे पता था कि रात को सोते समय डेविड गलती से तेल के दीपक से टकरा जाएगा और तेल सूखी झोपड़ी में गिर जाएगा। पलक झपकते ही वहां भयंकर आग लग गई। गनीमत रही कि रात में उठने वाले एक व्यक्ति ने समय पर देखकर दोनों को जगा दिया। घबराहट में डेविड आग में कूद पड़ा और सैम की शहनाई ले आया। जब उसने वापस जाना चाहा, तब तक आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके पास जाना नामुमकिन था और आग की लपटों ने डेविड को भी पीछे से पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से दोनों भाग निकले। एक बाल्टी ठंडा पानी डालने के बाद जाकर डेविड को राहत मिली, जब देखा कि सैम ने शहनाई को कसकर पकड़ रखा था और उसे नहीं छोड़ रहा था, जबकि डेविड खाली हाथ सिर्फ अपनी जान बचाकर भागा था। मास्टर जो बुरी तरह से निराश हो गए और उन्होंने डेविड के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था कि शहनाई कभी हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। मार खाने से हैरान डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। खुशकिस्मती से सैम ने कुछ पल सोचने के बाद सच सामने आने पर डेविड ने सबसे पहले सैम की शहनाई को बचाया और इस वजह से उसकी खुद की शहनाई आग में जल गई। मास्टर जी को तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने डेविड को गलत समझा था, लेकिन सच तो ये था कि वो बेहद कीमती शहनाई, जिसे मास्टर जी ने पहली बार बजाया था,
वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उस आग के हादसे ने डेविड और सैम को गहरे अफसोस में डाल दिया था। इसलिए आगे चलकर जब वो मास्टर जी से सीख रहे थे तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए दुगनी मेहनत की। जैसे जैसे वक्त बीता उनकी कला और भी निखरती गई। शहनाई अब उन दोनों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, मास्टर जी के बैंड का वारिस चुनने का दिन। ये वो रस्म थी जिसमें मास्टर जी अपने अगले उत्तराधिकारी का नाम घोषित करने वाले थे। इसमें सिर्फ मास्टर ट्यून बजाने की कला नहीं सौंपी जाती, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। ये किसी भी शहनाई वादक की कला और उसके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान थी। उस दिन दूर दूर से लोग इस रस्म को देखने के लिए आए थे और पूरा आंगन खचाखच भर गया था। मास्टर जी ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया और सबको बताया कि हमारे इस इलाके में शहनाई की कितनी अहमियत है। मास्टर जी ने कहा, पिछले 20 सालों में मैंने कई शागिर्द बनाए और सब के सब अपने काम में माहिर हैं। उन्होंने शहनाई का नाम कभी नीचा नहीं होने दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कोई ऐसा हो जो असली जिम्मेदारी उठाए और इस कला को सही मायने में आगे बढ़ाए। और उस इंसान को शहनाई से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, तभी वो इस सुनहरी शहनाई का हकदार होगा। ये शहनाई मेरे उस्ताद के उस्ताद की निशानी है, जिसे 5-6 पीढ़ियों ने इस्तेमाल किया है। इस पर सिर्फ एक ही धुन बजाई जा सकती है और वो है मास्टर ट्यून। भीड़ में खड़े डेविड और सैम ने एक दूसरे की तरफ देखा। सैम को पूरा यकीन था कि वही अगला वारिस चुना जाएगा, लेकिन अगले ही पल मास्टर जी ने कहा, डेविड तुम यहाँ आओ। ये सुनकर डेविड एकदम सुन्न रह गया और सैम को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तब डेविड के पिता ने उसे थपकी देकर होश में लाया। मास्टर जी ने कहा, कल से मैं डेविड को मास्टर ट्यून सिखाना शुरू करूंगा और जब डेविड इसे पूरी तरह सीख जाएगा तब ये बैंड डेविड का हो जाएगा। और जहां तक सैम की बात है, उसने काफी कुछ सीख लिया है। वो शादी ब्याह के कार्यक्रम आराम से संभाल सकता है। अब वो कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है, लेकिन अब इस बैंड में उसके लिए कोई जगह नहीं है। सैम, तुम रात को अपना सामान बांध लेना और कल सुबह अपने घर लौट जाना। सैम ने भारी मन से कहा, मास्टर जी, क्या मैं शहनाई अच्छी नहीं बजाता? तुम बहुत अच्छी बजाते हो। मेरे सभी शागिर्दों में तुम सबसे समझदार और होनहार हो, तो फिर आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? मास्टर जी ने कहा, हमारा साथ बस यही तक था। डेविड तो मुझसे अच्छी शहनाई नहीं बजाता। सैम ने रोते हुए कहा, फिर वो मास्टर ट्यून क्यों सीख सकता है और मैं क्यों नहीं? उस रात सैम इतना रोया कि उसके आंसू ही सूख गए। वो समझ गया था कि अब उसका शहनाई से कोई वास्ता नहीं रहा। अगली सुबह वो अपना सामान बांध कर जाने लगा, लेकिन मास्टर जी पहले ही खेतों में जा चुके थे। वो उससे आखिरी बार मिलना भी नहीं चाहते थे। सैम ने घुटनों के बल बैठकर मास्टर जी और आंटी के एहसानों के लिए उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों दोस्तों का सफर बस यही तक था। डेविड दरवाजे पर खड़ा था। आखिरी बार उसने ऐसे मायूस होकर अपने पिता को जाते देखा था, लेकिन तभी कोने से मास्टर जी बाहर आ गए। दरअसल वो खेतों में नहीं गए थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका दिल न पिघल जाए और वो सैम को रोक न ले। मास्टर ट्यून सीखना भले ही बहुत मुश्किल था, लेकिन लगन हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। मास्टर जी के कड़े अनुशासन और डेविड की दिन रात की मेहनत से वक्त ने आखिरकार साबित कर ही दिया कि मास्टर जी का फैसला बिल्कुल सही था। आज के बाद कस्बे में मास्टर जी का बैंड नहीं होगा, बल्कि अब उसकी जगह लेगा डेविड का बैंड। अब इस कस्बे में शहनाई का भविष्य और बैंड के साथियों के रोजगार की पूरी जिम्मेदारी डेविड के कंधों पर आ गई थी। अरे टॉम, हमारे डेविड ने बैंड की कमान संभाल ली है। अब से ये मास्टर बैंड नहीं बल्कि डेविड बैंड कहलाएगा। वाह, तब तो तुम्हारे पुरखे स्वर्ग में जश्न मना रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल मना रहे होंगे। अपना खुद का बैंड शुरू करना एक बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन मास्टर जी के बिना डेविड अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन जल्द ही डेविड के बैंड को अपना पहला काम मिल गया। ये डेविड के बचपन के दोस्त की शादी थी। जान पहचान वालों का काम करना आसान होता है। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग ने अचानक कहा। उसका दोस्त दूल्हे की शेरवानी पहने हुए था और दुल्हन भी सज धज कर पालकी में बैठकर आ रही थी, लेकिन उसका दोस्त ये सब तामझाम नहीं चाहता था। ये तो बस घर के बुजुर्गों की जिद थी, क्योंकि पुराने जमाने में उनके पास शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। उसके दोस्त को तो ये शहनाई की आवाज भी बहुत शोर शराबे वाली लग रही थी। भले ही कोई मानना न चाहे, लेकिन ये सच था कि धीरे धीरे बहुत सारे पुराने रीति रिवाज खत्म होते जा रहे थे। अच्छी बात ये थी कि दोस्त ने पैसा कमाने के बाद भी अपने यारों को नहीं भुलाया। बैंड के हर सदस्य को 100-100 का शगुन मिला और डेविड को तो 10 बड़े नोट दिए गए। उस जमाने में 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बैंड का मुखिया होने के नाते डेविड ने भी अपने सभी साथियों को 100-100 रुपए और बांट दिए और बचे हुए पैसों से उसने मास्टर जी के लिए उनकी पसंद का बढ़िया तंबाकू, कुछ अच्छा खाना और आंटी के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, ताकि वो अपने लिए एक नया जोड़ा सिलवा सके। लेकिन अपने दोस्त की शादी को छोड़ दे तो बाकी जगहों से बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे। अगर बात सिर्फ पैसों की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि अब शहनाई बजाने वालों की पहले जैसी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। उनका सम्मान एकदम खत्म हो चुका था। मास्टर जी भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा था और अगर कोई वक्त के साथ न चले तो वो पीछे छूट जाएगा और कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उस रात मास्टर जी ने सालों पुरानी शराब की एक बोतल निकाली और स्वादिष्ट खाने के साथ उसे पीने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी परेशानियां छूमंतर हो गई हों। कुछ पैग लगाने के बाद पुरानी यादें ताजा होने लगी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपना शागिर्द क्यों बनाया था? आप बहुत नेकदिल इंसान थे। आपको लगा कहीं मेरे पिताजी मार मार कर मेरी जान न ले ले। खुद डेविड भी इस बात को भूल चुका था कि अपने पिता को रोता देख उसकी आंख से जो आंसू छलका था, उसी ने बेऔलाद मास्टर जी का दिल पिघला दिया था। सैम के पास हुनर तो बहुत था, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। बातों ही बातों में मास्टर जी अचानक खड़े हुए और उन्होंने पीछे रखा अपना पुराना संदूक खोल दिया। उन्होंने कहा कि आज वो अपना सारा खजाना डेविड को सौंप देंगे। वो सभी बेशकीमती चीजें उनके परदादा के जमाने की थी, जब हम विदेश गए थे। इतना कहकर मास्टर जी ने एक बार फिर से शहनाई उठाई और बिल्कुल पहली बार की तरह उसे बजाने लगे। वक्त के साथ वो धुन और भी ज्यादा गहरी और सुरीली हो गई थी। आंटी भी शुरुआत में मास्टर जी के इसी रुतबे पर फिदा हुई थी। मास्टर जी, शहनाई
दूसरों को सुनाने के लिए नहीं बजाई जाती, ये तो अपनी रूह को सुकून देने के लिए होती है। शायद मास्टर जी पूरे कस्बे में इकलौते ऐसे इंसान थे जो शहनाई से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए थे, उनकी सांसें भी उनका साथ छोड़ रही थी। फिर मास्टर जी फर्श पर ही गहरी नींद में सो गए। आंटी ने बताया कि डेविड से मिलकर ही वो इतने खुश हुए थे। अगली सुबह डेविड सोकर उठा और जाने की तैयारी करने लगा। डेविड ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सोचा कि थोड़े पैसे यहाँ रखते, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अब मास्टर जी कोई काम नहीं करते, तो उसने अपने पास एक भी पैसा न रखते हुए सारे पैसे मेज पर रख दिए। वो पुराना संदूक लेकर निकल पड़ा जिसमें कई पीढ़ियों की यादें थी। इतने प्यार से रखने के कारण शहनाई पर कभी जंग नहीं लगी थी, लेकिन लोगों के दिलों में जरूर जंग लग चुकी थी। और जैसे ही वो घर पहुंचा, डेविड को फिर से अपनी माँ की डांट सुनने को मिली। सारा, भूलना मत, जल्दी वापस आ जाना, हमें क्लार्क परिवार के घर भी जाना है। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बदतमीज लड़की, डेविड ने कहा। जबरदस्ती का रिश्ता टिकता नहीं है, सारा की मर्जी नहीं है तो उस पर दबाव मत डालिए। माँ बोली, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तेरी दुल्हन कहाँ से आएगी? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी खातिर आप मेरी बहन की जिंदगी दाव पर लगा देंगी। वो अब शादी की उम्र की हो गई है। डेविड की वो शहनाई जिस पर उसे कभी बहुत गर्व होता था, आज वो बस एक बोझ बनकर रह गई थी। शादी करने के लिए भी उसे अपनी बहन की अदला बदली वाली शादी पर निर्भर रहना पड़ रहा था। उसकी अपनी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुझे जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे है। मुझे अपने पोते पोतियों का मुंह देखना है। मैं पैसे कमाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कल भी कस्बे में एक शादी है, मुझे 2-3 साल का वक्त दीजिए। माँ बोली, आजकल शादी में 30-40 हजार लगते हैं, तुम्हारी इस शहनाई से कौड़ी भी नहीं आने वाली। डेविड के पास अपनी माँ को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन बाजार में सालों बाद डेविड की मुलाकात अचानक सैम से हुई। दोनों ने साथ मिलकर शराब पी और पुरानी बातें करने लगे। अब सैम के मन में मास्टर जी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। वो जानता था कि वो किसी भी काम को ज्यादा दिनों तक टिक कर नहीं कर सकता। अगर मास्टर जी ने उसे चुना होता तो बैंड कब का बंद हो चुका होता। वो अभी भी वैसे ही लापरवाही से जिंदगी जी रहा था। 2 साल पहले सैम के पिता चल बसे थे। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बैंड वालों को बुला सके, लेकिन डेविड उससे पैसे कैसे ले सकता था? डेविड भले ही पैसे न ले, लेकिन बैंड के बाकी लोगों का घर भी तो उसी पैसों से चलता था। पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ को भी लकवा मार गया। उनका आधा शरीर काम नहीं करता था। मजबूरी में सैम को पास की एक तेल मिल में नौकरी करनी पड़ी। इत्तेफाक से डेविड की बहन सारा भी वही काम करती थी। डेविड ने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सैम को सारा पसंद आ गई थी और शायद इसीलिए सारा को दूसरी जगह शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दोनों पिछले 6 महीने से साथ थे। वो कुछ दिनों में शहर जाने वाले थे। डेविड मन ही मन मुस्कुराया कि चलो, मेरी बहन किसी अजनबी के पास तो नहीं जा रही। बहुत जल्द डेविड के बैंड को एक और काम मिल गया। वो किसी बुजुर्ग का 80वां जन्मदिन था। जश्न का माहौल था कि तभी एक बिन बुलाया मेहमान वहां आ धमका। डेविड ने एक ऐसी पॉप धुन बजाई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि उनके साथ एक खूबसूरत लीड सिंगर भी थी। उसकी अदाएं और मीठी आवाज आंगन के सभी दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ ही देर में शहनाई वाला बैंड जैसे फालतू लगने लगा, जो उस बूढ़े आदमी की तरह ही खत्म हो रहा था। लगातार बजने वाले तेज म्यूजिक ने डेविड का ध्यान भटका दिया था। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पूरे आंगन में क्या ढूंढ रहे हो? गनीमत है कि सही समय पर मास्टर जी घर से दौड़ते हुए आ गए। वो अपने शहनाई बैंड को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। मास्टर जी के साथ आने से बैंड के सभी लड़कों में नया जोश आ गया। उन्होंने एक जबरदस्त धुन बजानी शुरू की। सच में शहनाई सब साजों का राजा है। वो खूबसूरत सिंगर जल्द ही उनके आगे फीकी पड़ गई। फिर उस वेस्टर्न बैंड ने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाए ताकि वो टिक सके, लेकिन लड़की को देखने आए गुंडों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो लोग हाथापाई पर उतर आए और गंदी गंदी गालियां देने लगे जिन्हें सुनना भी मुश्किल था। लियो से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक आदमी की नाक पर मुक्का मार दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों में भयंकर मारपीट शुरू हो गई। इस अफरातफरी में सिर्फ मास्टर जी ने ही देखा कि उनकी शहनाई को पैरों तले कुचला जा रहा था। मास्टर जी का दिल भी उस टूटी हुई शहनाई की तरह टूट चुका था जिसमें अब कोई जान नहीं बची थी। मास्टर जी चुपचाप वहां से चले गए। इसके बाद डेविड बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसकी माँ को लगता था कि वो बिल्कुल बेवकूफ है। उसकी बहन और लियो एक साथ शहर चले गए। उन्हें लगा कि डेविड पूरी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा। माँ ने कहा, अब हम शहनाई नहीं बजाएंगे, ठीक है? तुम भी बाहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लो। मैंने मास्टर जी को कसम दी है। अगले कुछ महीनों में उस इलाके में दर्जनों अंतिम संस्कार हुए और 7-8 शादियां भी हुई, लेकिन सबने उसी वेस्टर्न बैंड को ही बुलाया। किसी ने भी शहनाई वालों को नहीं पूछा। मास्टर जी का बैंड लगभग खत्म हो गया और बाकी बैंड भी स्ट्रगल कर रहे थे। इस बात ने मास्टर जी और बैंड के सभी लड़कों के दिलों में गहरी उदासी और निराशा भर दी थी। यहाँ तक कि डेविड के पिता, जिन्होंने उसे जबरदस्ती ये सिखाया था और जिंदगी भर एक ही सपना देखा था, वो भी अब इस शहनाई से नफरत करने लगे थे। जब बैंड को आखिरकार फिर से एक काम मिला तो बैंड का कोई भी लड़का बजाने को तैयार नहीं था। खासकर सीनियर ने तो डेविड से साफ कह दिया कि वो अब कभी उसके पास ना आए। बैंड अब काम मिलने पर भी नहीं जाता था। ये तो बैंड के टूट जाने जैसा ही था। जैसे ही मास्टर जी को ये खबर मिली, वो गुस्से से पागल हो गए। अपनी खराब तबीयत की परवाह किए बिना और खांसते हुए भी वो सीधा बैंड के लीडर से हिसाब मांगने उसके घर पहुंच गए। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम इस शहनाई की परंपरा को आगे बढ़ाओगे। अभी कुछ ही साल हुए हैं और तुम सब भूल गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि असली वजह लड़कों का मना करना है, तो मास्टर जी ने तुरंत डेविड को साथ लिया और एक एक करके सबके घर जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उस सीनियर से हुई जो अपना बैग पैक करके हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा था। मास्टर जी ने एक भी शब्द नहीं कहा और सीधे उसके पास जाकर उसके बैग से एक एक करके सारे कपड़े बाहर फेंकने लगे। वो बस एक चीज ढूंढ रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जिस लड़के ने आधी जिंदगी शहनाई बजाई है, क्या वो जाते समय अपनी शहनाई साथ ले जा रहा है या नहीं। लेकिन अफसोस की वो बैग में नहीं थी। पूरा बैग
खाली करने के बाद भी उन्हें वो शहनाई नहीं मिली। सीनियर लड़के ने घुटनों के बल बैठकर अपने कपड़े वापस बैग में रखना शुरू किया। पेट पालने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, चाहे इसे मास्टर को धोखा देना ही क्यों न कहा जाए। मास्टर जी का घमंड अभी भी बरकरार था। किसी का ध्यान कमरे में बीमार पड़ी बूढ़ी माँ की तरफ नहीं गया। आखिर में मास्टर जी के दबाव और डेविड के पिता के कहने पर वो लोग बमुश्किल एक बैंड तैयार कर पाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये आखिरी बार बजाने जा रहा हूँ। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, इस बार हम गांव के पुराने मुखिया के लिए बजाएंगे। उन्होंने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी, डाकुओं का सफाया किया था और डैम बनवाते समय उनकी 4 पसलियां भी टूट गई थी। उनके इन बलिदानों को पूरा गांव जानता है, किसी को विनती करने की जरूरत नहीं है। वो इस सम्मान के पूरी तरह से हकदार है। अब क्योंकि डेविड इस बैंड का लीडर था तो उसे ही इसे लीड करना चाहिए था, लेकिन डेविड की बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। मास्टर जी कोई गलती नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही बजाने का फैसला किया। जैसे ही शहनाई की धुन खत्म हुई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये धुन उन गुजर चुके मुखिया जी के सम्मान में बजाई गई थी। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। मास्टर जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और परिवार वाले घुटनों के बल बैठकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। सारे नियम और परंपराएं वैसी ही थी, लेकिन बजाते बजाते डेविड ये देखकर हैरान रह गया कि मास्टर जी की शहनाई से खून टपक रहा था। इसके बाद वो और बर्दाश्त नहीं कर पाए। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, डेविड हिम्मत रखिए मास्टर जी, मैं नहीं मरूंगा मास्टर जी। लेकिन मास्टर जी इतने जिद्दी थे कि एक बार जब अंतिम विदाई का म्यूजिक शुरू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। डेविड भी कुछ नहीं कर पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे आगे बजाना शुरू कर दिया। शहनाई के बारे में सब कुछ उसकी आंखों में घूम रहा था। डेविड को बजाता देख मास्टर जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपना वारिस चुनने में कोई गलती नहीं की है। भले ही उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी, लेकिन कम से कम शहनाई की ये कहानी अभी आगे बढ़ने वाली थी। डॉक्टर ने बताया कि मास्टर जी को लंग कैंसर है, जो कि लास्ट स्टेज में है। अब वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या फिर 1-2 महीने ही जिंदा बचेंगे। डेविड के पिता ने उसे 1000 रुपए दिए। उन्होंने घर की वो कुछ भेड़ें बेच दी थी ताकि डेविड उनके पास रहकर मास्टर जी की अच्छे से देखभाल कर सके। उस रात मास्टर जी काफी देर तक अपने घर की बूढ़ी गाय के पास बैठे रहे। अगले दिन उन्होंने डेविड से कहा कि वो उसे भी बाजार में ले जाकर बेच दे। मास्टर जी जानते थे कि उनकी हालत सूखे हुए पौधे जैसी हो गई है, जिस पर कितनी भी बारिश हो जाए वो फिर से हरा नहीं हो सकता। उन्होंने गाय अपने इलाज के लिए नहीं बेची थी, बल्कि डेविड के लिए शहनाई का एक नया सेट खरीदने के लिए बेची थी। तुम्हें हमारे बैंड को फिर से खड़ा करना होगा। इस गांव में ऐसा नहीं हो सकता कि शहनाई ना बजे। मास्टर जी, मास्टर जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं मर जाऊं तो बस मेरे लिए ये बजा देना, इतना ही काफी है। मास्टर जी, मैं आपके लिए वो सम्मान वाली धुन बजाऊंगा। ऐसा नहीं करते। लेकिन सिर्फ डेविड के अकेले दम पर यह बैंड वापस कैसे खड़ा हो सकता था? किसी ने सोचा नहीं था कि अगले ही दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। सरकार और प्रशासन ने हमारी पुरानी संस्कृति और कला को बचाने का फैसला लिया। बड़े अधिकारी खुद चलकर घर आए और उन्होंने बैंड से एक बार शहनाई बजाने को कहा, ताकि वो उसे रिकॉर्ड कर सके और फिर सोचे कि इसे कैसे बचाया जाए। डेविड के कुछ बोलने से पहले ही मास्टर जी ने तुरंत उसे हाँ कहने को बोल दिया। मास्टर जी जानते थे कि ये मौका कितना जरूरी है, इसलिए उन्होंने डेविड को तुरंत शहर जाने के लिए कहा, ताकि वो बाकी सारे लड़कों को वापस बुला सके। अच्छी बात यह थी कि घर से दूर रहने के बावजूद वो सब एक साथ ही रहते थे। डेविड को लड़कों को इकट्ठा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब वक्त काफी बदल चुका था। जिंदगी की भागदौड़ ने उन सबको बहुत बदल दिया था। फैक्ट्री में काम करते हुए एक मशीन से सीनियर की उंगली कट गई थी। मेरी उंगली कट गई है, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी शहनाई नहीं बजा पाऊंगा। एक और लड़के को फैक्ट्री में सिर्फ 6 महीने काम करने के बाद ही टीबी की बीमारी हो गई थी और अब उसे बोलने में भी तकलीफ होती थी। और लियो अपनी बहन सारा और दोस्तों के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन टीम बना चुका था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। लियो ने डेविड से कहा कि वो गांव वापस ना जाए और यही रहकर उनके साथ काम करे। ये उस गांव में शहनाई बजाने से तो लाख गुना बेहतर ही होगा। एक ही चीज के पीछे भागते रहकर जिंदगी खराब करने का क्या फायदा? भाई तुम वापस मत जाओ, मैंने मास्टर जी को कसम दी है। लेकिन जैसे ही डेविड ने ये बात कही, उसे एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। थोड़ी ही दूर पर एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी वही सम्मान वाली धुन बजा रहा था। हमारे गांव की सबसे प्राउड और इज्जतदार धुन यहाँ शहर में बस कुछ सिक्के मांगने के लिए बजाई जा रही थी। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद नदी के किनारे शहनाई से प्यार करने वाला वो आखिरी बूढ़ा आदमी भी दुनिया छोड़ गया। मास्टर जी की कब्र के पास कोई भी बैंड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डेविड अकेला खड़ा उस सबसे उदास कर देने वाली धुन को बजा रहा था। इस फिल्म पर कई सवाल खड़े किए गए थे। उस साल फिल्म को ज्यादा थिएटर्स में दिखाने के लिए इसके प्रोड्यूसर ने लाइव आकर घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांगी थी। लोगों की हमदर्दी पाकर ही इस छोटी सी आर्ट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये फिल्म डेविड और उसके पिता की तरह ही मतलबी है। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक उदासी और डर का दिखावा बताया, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये एक अच्छी बात है। तरीका चाहे जो भी हो, कम से कम इसकी वजह से ज्यादा लोगों को हमारी पुरानी संस्कृति और कला के बारे में पता तो चला। आज के दौर में इस तरह की पुरानी कला को कैसे बचाया जाए और आगे बढ़ाया जाए, इस पर सलाह देना बहुत मुश्किल है। कैसे इसे नए जमाने के हिसाब से ढाला जाए और कैसे इसे महज एक दिखावा बनने से रोका जाए, ये उन सच्चे कलाकारों की मेहनत है जो आज भी इसे जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। वापस इस फिल्म की बात करें तो शायद ये फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग कहते हैं। इसने बदलते हुए वक्त का विरोध करने की कोशिश नहीं की और न ही खुद को बेहतर दिखाने के लिए किसी और को नीचा दिखाया, और ना ही ये कोई बहस या आलोचना है। ये फिल्म तो बस एक बहुत ही सच्चे और
जमीन से जुड़े कलाकार की कहानी बयां कर रही है। अगर ये फिल्म इसे देखने वाले आज की नई पीढ़ी के कलाकारों को थोड़ा बहुत भी सही रास्ता दिखा सके तो ये भी काफी है। इस फिल्म पर लिखा गया एक छोटा सा रिव्यू सच में दिल को छू लेने वाला है। जब पुरानी कला को जानने वाला आखिरी इंसान भी बूढ़ा हो जाएगा तो क्या म्यूजियम में रखे हुए वीडियो उस जिंदा इंसान की धड़कन की जगह ले पाएंगे? जब उस सच्चे कलाकार की हड्डियां मिट्टी में दफन हो जाएंगी और जब शहनाई की आखिरी धुन किसी की मौत पर बजेगी तो हम सिर्फ एक कला नहीं खोएंगे बल्कि जिंदगी के सम्मान को मापने वाला एक आखिरी जरिया भी खो देंगे। और इस कहानी को देखते हुए आपकी आंखों से गिरने वाला हर एक आंसू हमारी संस्कृति की जड़ों को जिंदा रखने वाला आखिरी पानी है।